स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी कैरियर क्लासेस में, जहां इस झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की एक बेहतरीन तैयारी की व्यवस्था आपको मिलती है और साथ ही आपको दिए जाते हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए ढेर सारे प्रैक्टिस सेट बुक, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपये है। और साथ ही आपको दिए जाते हैं 20 से भी अधिक मॉक टेस्ट पेपर। तो मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आप अपने इस हिंदी विषय की आज की पाठ में। तो आज हम लोग बात करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की। आत्मकथ्य एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका जीवन बिल्कुल अकेला यानी बिल्कुल एकाग्र में बीता है, जिसने सुख के लिए जीवन भर तलाश की लेकिन उसे सुख के दर्शन नहीं होते। लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा ये बताना कि क्या परेशानियां हैं जीवन की, क्या तकलीफ़ें हैं आपके जीवन की, क्यों इतना क्लेशित जीवन जी रहे हो, इस बात को लोगों के पास बांटो। तो इन्हीं बातों को जयशंकर प्रसाद जी ने अपने शब्दों में, अपनी कविता के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। आज हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में कि आखिर जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है उस व्यक्ति के लिए। तो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने खुशियों के लिए, सुख के लिए अपने ललायित मन से जीवन भर तलाश जारी रखा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि उसे कहीं सुख नहीं मिला। अंत में उसने लाचार होकर कलम पकड़ ली और वह अपने जीवन को शब्दों में उतारना शुरू कर देता है। तो ये आत्मकथ्य का मतलब है आत्मकथा, यानी अपनी कहानी को लोगों के बीच रखना, बताना। तो ये आत्मकथा, ये अपनी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने खुशियों को तलाशा, मन चाहे लोगों से मिलना चाहा, पर उसकी किस्मत ने उसे इसके लिए अनुमति नहीं दी। और जयशंकर प्रसाद जी ने उसी पात्र को इन शब्दों में उतारा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी सुख नहीं प्राप्त होता है, घटना ऐसी है कि उसकी पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा था कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी, इतनी खूबसूरत थी। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में उनका वर्णन किया था कि उनके चेहरे की लालिमा जो थी, यानी उस व्यक्ति जो पात्र हमारे हैं इस कविता के, उनकी पत्नी की चेहरे के वर्णन, रूप का वर्णन है कि उनके चेहरे की जो लालिमा थी, ऐसा प्रतीत होता था मान लीजिए कि सुबह और शाम की जो सूर्य का जो लालिमा होता था उससे तुलना की गई। और एक प्रेयसी जो अपने मांग में सिंदूर भरती है, वो लालिमा उसके चेहरे से लेती है, ऐसा कवि ने बताया। ये इस तरह की रूपरेखा, लेकिन दुर्भाग्य उस पात्र की जिसकी चर्चा कविता में की गई है, वह उस प्रेयसी का भी साथ नहीं पा सका। उनका मन की बात करें, लेखक के मन की बात करें कि वह पात्र जिसके बारे में चर्चा की गई, उनका मन को भंवरे के समान, एक पेड़ से गिरते पत्ते के समान। भंवरे के समान क्यों? भंवरा जो फूल के रस के लिए भटकता फिरता है, इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल, कहीं उसे मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है। ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति, वो पात्र जो हमारा है इस कहानी का, वो सुख की तलाश में भटकता फिरता है और अंत में उस पेड़ से गिरते पत्ते के समान, जिसके पास कोई सहारा नहीं होता, वो पेड़ से टूटने के बाद सीधे जमीन पर गिरता है लहराता हुआ। ठीक उसी प्रकार से इन लेखक महोदय ने अपने शब्दों में उस पात्र की जो चर्चा की है कि वो जब सुख को तराशता थक गया, तो उसी पेड़ से टूटे पत्ते के समान वह लाचार गिर गया, हताश हो गया। ऐसी घटना पर उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप अपनी मन की व्यथा
जो क्लेश है उसे लिखते क्यों नहीं, हमारे बीच उसे प्रकाशित क्यों नहीं करते। इस पर उस पात्र ने जवाब दिया कि क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या करोगे जानकारी से, क्या मेरी व्यथा है हृदय की, क्या दुख है मेरा, उसे जानकर तुम क्या करोगे। आज मैंने बरसों से जिस दुख को एक पिटारी में बंद करके दबा रखा है या कुछ गुदड़ियों के नीचे दबा रखा है, उसे तुम कुरेद कर फिर से उजागर क्यों करना चाहते हो। क्या मिलेगा तुम्हें उसमें, उस तथ्य को जानकर उसमें क्या पाओगे तुम। वो दर्द है जो छिपा हुआ है, उसे छिपा ही रहने दो तो अच्छा है। तो इसी पात्र को जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता आत्मकथ्य के सहारे हम तक पहुंचाया है। उस पात्र के जीवन की व्यथा को, क्लेश को, दुख को, और वह पात्र अंत में अपनी इन कहानी दुखों को, इन पीड़ाओं को शब्दों में उतारना शुरू कर देते हैं। तो यही इस आत्मकथ्य का सारांश है जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे बीच रखा है। और मैं इस कविता की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं कुछ माइंड टेस्ट की ओर, जिसमें कुछ सवाल हमारे बीच हैं और मैं आपको भली भांति कि कैसे इस सवाल का जवाब हमें चयनित करना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है। मैंने अभी चर्चा किया था कि उस पात्र के मन की चर्चा की गई भंवरे के समान, उस पेड़ से गिरते टूटे हुए पत्ते के समान। तो इसमें हमारा ऑप्शन, यानी कवि ने अपने मन को किसके का रूप दिया है, तो कवि ने अपने मन को भंवरे के समान बताया था कि जिस प्रकार से भंवरा इस फूल से उस फूल अपने रस, एक बूंद रस के लिए दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार से वो पात्र सुख और खुशियों के लिए दर बदर भटका था। तलाश में था कि शायद कहीं मुझे थोड़ी सी सुख मिल जाए, थोड़ा आत्म सुख, किसी का साथ, किसी का प्रेम, लेकिन शायद वह उसे कहीं नहीं मिलता। तो हमारा सही जवाब है भंवरे के समान, और इसका सही विकल्प हमारा है क। और अगला सवाल की ओर बढ़ें। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे लगते हैं, यानी कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे प्रतीत होते हैं। वो कैसा, आखिर सवाल पूछे जाने का श्रेय ऐसा है कि जब कवि ने, उन लेखक जो पात्र हमारे हैं, जब उन्होंने सारी जगहों पर सुख को तलाशा और उन्हें नहीं मिला, तब उनका दर्द क्या हो गया। तो मैंने अभी बताया था कि उन्होंने अपनी इन बातों को एक पिटारी में मान लीजिए बंद कर दिया हो और रख दिया हो किनारे दबाकर, ताकि कभी उस पर नजर न पड़े और न ही उसकी याद आए। तो इसका हमारा सही जवाब होगा मौन, यानी कवि ने अपने दुख दर्द को, अपने अभाव को मौन कर दिया था, शांत कर दिया था, ताकि वो दोबारा उभर के मेरे सामने ना आए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा है मौन, सही ऑप्शन होगा क। अगला सवाल है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। तो कवि के अनुसार बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बीच, कुछ थे जो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी यादें, उनकी कई बातें हमारे बीच हैं। तो गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने, यहाँ कवि ने गहरे नीले आकाश की चर्चा क्यों की है। तो जो हमारे बीच हैं वो तो हमारे साथ हैं, लेकिन जो हमारे साथ नहीं हैं उन्हें कवि ने गहरे नीले आकाश में स्थान दिया है और उनकी यादें हमारे मस्तिष्क में हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है, तो उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने आत्मकथा लिखा है, यानी अपनी अपनी कहानियां उन्होंने लिखी हैं, जिसे आज हम उनके जीवनी के रूप में उन्हें हम पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब हमारा है आत्मकथ्य, कथा, और सही ऑप्शन हमारा है क। अगला सवाल, कवि के जीवन की गागर कैसी है, यानी कवि के जीवन की गागर कैसी है। यहाँ गागर का मतलब है
जीवन भर की कहानी, जीवन भर का जो समय है वो कैसा है। तो जीवन कैसी है, तो जैसा कि कवि के रचना में मैंने चर्चा की थी अभी कि उन्होंने अपने जीवन में एकाग्रता पाई थी। एकाग्रता का मतलब है एकांत, जहाँ बिल्कुल सुनापन था, कुछ नहीं था। उन्होंने सुख की बहुत खोज की लेकिन उन्हें नहीं मिला, तो मन उनका खाली खाली सा था। तो इसलिए कवि के जीवन की गागर कैसी थी, तो उनके जीवन की गागर बिल्कुल खाली थी। उनके जीवन की गागर बिल्कुल खाली थी। यह हमारा सही जवाब होगा और अब सही ऑप्शन है ख। अगला सवाल हमारा है, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है। यहां खाली घड़े से क्या मतलब है, खाली घड़ा आखिर कवि क्यों कहना चाहते हैं। तो यहाँ जैसा कि मैंने कविता में चर्चा की थी सारांश में कि वो हमारा पात्र जिसने अपने जीवन में बिल्कुल एकाग्रता पाई थी, उनका जीवन बिल्कुल एकांत था, बिल्कुल खाली खाली सा सुनापन जीवन था और उन्होंने सुख की तलाश हर जगह की पर उन्हें सुख कहीं मिला नहीं। इसलिए वे जीवन में सुख खोजने में असफल रहे, सुख खोजने में असफल रहे। इसलिए उनका यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी का तात्पर्य है खाली घड़े से कि वो जीवन में असफल रहे, उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनापन था। इसलिए दोस्तों हमारा सही जवाब है असफल जीवन और हमारा सही ऑप्शन है ग। अगला सवाल हमारा है कि कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है कि कवि, जैसा कि मैंने आपको कविता के साथ बताया था कि लोग उनसे कहते हैं कि आप किस दुख में जी रहे हैं, इस बात को हमारे साथ बांटिए, लेकिन उन्होंने इस बात को बांटने से इनकार किया है। वो कहीं अपने दुख को उजागर नहीं करना चाहते, उस दुख को याद नहीं करना चाहते। इससे उनके जीवन की किस शैली का पता हमें चलता है। तो इसमें हमें उनकी सीधेपन, उस पात्र के सीधेपन का पता चलता है और इसका सही जवाब होगा सरल। यानी उनका जीवन बिल्कुल सरल, सीधा साधा सब जीवन जीने वाले वो थे। इसलिए हमारा सही जवाब है सरल और सही ऑप्शन है घ। अगला सवाल हमारा है कि कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते। यानी वो किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या ऐसी बातें थी जिसे वो लोगों से छुपाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बात रखी थी कि वो अपनी दुख दर्द को नहीं बांटना चाहते। जो जीवन में उनका अपना जीवन भर का जो तलाश रही और उसमें जो असफलता उन्होंने पाई, वो उसे किसी से बांटना नहीं चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर इन ऑप्शन में ये निजी बातें उनकी थी अपना, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे, बांटना नहीं चाहते थे। इसलिए इसका सही जवाब हमारा होगा निजी और इसलिए इसका सही ऑप्शन है घ। अगला सवाल हमारा है कि कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया, सवाल हमारा है। आलिंगन का मतलब मैं आपको बताऊं कि किसी को अपने दोनों भुजाओं में भरना, ये आलिंगन होता है। तो उनके दोनों भुजाओं में आते आते यानी वो किसे गले लगाना चाहते थे, वो पात्र किसे गले लगाना चाहते थे जो उनके गले लगते लगते नजदीक आते आते फिर दूर हो गया। तो ये बात उस वक्त की है, आप याद करेंगे मैंने आपको सारांश में बताया था कि उनकी एक प्रेयसी जिसकी रूप और जिसके प्रेम के वो मोहित थे, वो भी उनका साथ नहीं दे पाई। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा प्रेमिका। यानी उस पात्र की प्रेमिका जिसे वो आलिंगन में लाना चाहते थे और वो उनके जीवन को सुखी बनाने आने वाली ही थी, लेकिन फिर भी आते आते रह गई, वो उनके जीवन में आ नहीं पाई। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा असफलता रही गई है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है ग। अगला सवाल हमारा है कि कविता में थका हुआ पथिक कौन है। यानी कविता में चर्चा की गई कि एक थका सा पथिक जो हार कर बैठ गया है। तो थका हुआ पथिक कौन है,
तो थका हुआ पथिक वह पात्र था जिसने जीवन की तलाश को जारी नहीं रख पाया, जीवन भर उसने तलाश की और अंत में वो थक कर बैठ जाता है। तो कविता में थका हुआ पथिक हमारा कौन होगा? तो वो हमारे कवि हैं, वो कविता के जो पात्र हैं वो एक थका हुआ पथिक हैं जिसने जीवन की तलाश को अपने अंत समय तक जारी रखते रखते अंत में वो थक कर बैठ जाते हैं, उन्हें कहीं सुख नहीं मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है क। अगला सवाल हमारा है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? तो यहां भाव को समझना है कि जब मुरझाकर गिरना यानी कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाना, जैसे मान के चलिए पेड़ से पत्ते अलग हो जाना, हमारे हाथ से कोई सामान अलग हो जाना, आसमान से तारे टूटना, यानी वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो अपने निश्चित स्थान से हट जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा होने पर, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि मेरा कुछ सामान मेरे हाथ से गुम हो जाता है तो मुझे क्या मिलती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुझे निराशा मिलती है, उदासी मिलती है। तो यहाँ इसी बात को समझना है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ किसकी प्रतीक हैं? तो निराशा का। ये प्रतीक है इस निराशा का, क्योंकि हमसे कोई भी चीज़ हमसे खो जाती है तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है निराशाओं का और सही ऑप्शन हमारा है ग। अगला सवाल हमारा है कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? यानी कवि का जो स्वभाव सीधा साधा था तो उसके कारण उन्हें धोखा किसने दिया है? तो यहां पर धोखा उन्हें मिला है अपने मित्रों से, जिसे वो जिंदगी भर ढूंढ रहे थे और उन्हीं लोगों से उन्हें धोखा मिल गई। इस वजह से उनका जीवन बिल्कुल एकांत हो गया। क्योंकि कहीं मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस से हटाना चाहूँगा कि किसी महापुरुष ने लिखा कि विद्या ग्रहण करो तो धन मिलेगा और धन अर्जित करो तो मित्र मिलेंगे और मित्रों को पालो, मित्रों की संगति करो तो जीवन सुखमय होगा। तो यहाँ जब उनके मित्र ही उनसे अलग हो गए तो उनका जीवन बिल्कुल उदास हो गया। तो इसलिए इसका सही जवाब हमारा है मित्रों ने और सही ऑप्शन हमारा है ख। अगला सवाल हमारा है कि कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है, इसका हमारा सही जवाब है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकांत जीवन जिया है उन्होंने और एकांत जीवन कभी सुखमय होता नहीं है, इसलिए उनका जीवन दुखदायी था। उनका जीवन बिल्कुल दुख भरा था, इसलिए हमारा सही जवाब है दुखदायी और सही ऑप्शन होगा क। अगला सवाल हमारा है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं वो कवि? तो इसका हमारा सही जवाब है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो इसमें कवि का कहना है कि वो, जैसा कि मैंने बताया था कि वो अपनी बात को किसी के सामने रखना नहीं चाहते थे, अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। अगर कोई उनसे पूछता भी था तो वो कहते थे कि क्या करोगे मेरी बात सुनकर, तुम अपनी बात कहो। यानी वो दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता था, अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है घ। अगला सवाल हमारा है कि कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी का जीवन, वो उनका जीवन कैसा रहा है? तो जैसा कि हमने सारांश में चर्चा की थी कि उनकी जो प्रेयसी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, दिलो जान से मानते थे, लेकिन वो उनका साथ नहीं दे पाई, इसलिए उनका जीवन दुखी था, उनका जीवन बिल्कुल दुखी रहा। तो इसका सही जवाब हमारा है दुखी, सही ऑप्शन हमारा है ग। अगला सवाल हमारा है आत्मकथ्य शीर्षक, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो मैंने ये पहले ही चर्चा किया था कि हमारे कवि जयशंकर प्रसाद ने एक ऐसे पात्र की चर्चा की है इस कविता में जिसका जीवन बिल्कुल एकाग्र रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हमारा है जयशंकर प्रसाद, सही ऑप्शन हमारा है बी।
अगला सवाल हमारा दोस्तों कि कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है। जो हमारा आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा गया है, संसार इस जगत को कवि ने किस नाम से संबोधित किया है। तो हमारा संसार नश्वर बताया गया है, जिसका नाश निश्चित है, ऐसा कवि ने बताया है अपने इस कविता में। तो हमारा सही जवाब है नश्वर और सही ऑप्शन हमारा है सी। अगला सवाल हमारा है कवि ने मधुप किसे कहा है। कवि ने मधुप किसे कहा है। तो मधुप का अर्थ होता है भंवरा, और भंवरा किसे बताया गया था कविता में, मैंने चर्चा की थी शुरुआत में कि वह पात्र जिसका मन भंवरे के समान था, वह सुख को ढूंढता था, उसी जिस प्रकार से भंवरा फूलों में रस ढूंढता है। तो यहाँ सही जवाब हमारा होना चाहिए कि कवि ने मधुप किसे कहा, तो मन को, यानी कवि का मन ही मधुप के समान था, क्योंकि कवि का मन खुशियाँ खुद ढूंढता था और वो भंवरा फूलों में रस ढूंढता था। तो इसलिए सही जवाब हमारा है मन और सही ऑप्शन ए। अगला सवाल हमारा है गागर रीति। ध्यान देंगे दोस्तों कि गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है। गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है। तो गागर रीति यहाँ कविता में एक शब्द आया था, और उस समय कवि जयशंकर प्रसाद ये बताना चाहते थे कि जीवन का जो खालीपन है, जीवन का जो खालीपन होता है, उसे उन्होंने गागर रीति से संबोधित किया था कि आखिर कौन सा गागर खाली पड़ा था उस पात्र का। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा है सुखों से खाली जीवन। सुखों से खाली जीवन को कवि ने गागर रीति का नाम दिया है, और हमारा सही ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, वो क्यों नहीं दूसरे किसी के साथ अपने बातों को बांटना चाहता है। तो कवि ने जिस प्रकार से कहा कि वो उनका जीवन बिल्कुल सरल और सीधा साधा जीवन जीने वाले थे, वो अपनी व्यथाओं को दूसरों को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं ही थी और कोई अच्छी बातें थी नहीं, और वो दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते थे। इसलिए इसका सही जवाब हमारा है कि उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थीं, और सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल हमारा है कि कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है। तो मधुर यानी मीठा, चांदनी रात की चर्चा कब की जाती है। जब चांदनी रात की चर्चा की जाती है, वहां प्रसंग आता है एक खुशहाल जीवन का, एक सुंदर तथ्य का, सुंदर दृश्य का, जिसे सुनकर मन मुग्ध होता है। और यहाँ मधुर चांदनी रात की चर्चा की गई, यानी उस कविता में आखिर ऐसा कौन सा प्रसंग था जिसे चांदनी रात का संज्ञा दिया गया। तो कवि के जो मीठी यादें थी, जैसे कि वो प्रेयसी के बारे में जो बात कर रहे थे कि उनकी प्रेयसी का जो रूपरेखा उन्होंने लिखा था कि उनकी प्रेयसी ऐसी थी कि मानो जो नई नवेली दुल्हनें स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, तो उसकी जो लालिमा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस सिंदूर की लालिमा उसी प्रेयसी के चेहरे से लेती हैं। यानी उनका रूप रंग इतना मोहित बताया था उन्होंने। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा कि अपने जीवन की मीठी यादों को। तो यहाँ पर मैंने इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि उनके जीवन में भी कुछ मीठी यादें थीं जिसे उन्होंने दोबारा पाना चाहा खोने के बाद, लेकिन उन्हें वह पल, वो जीवन, वो क्षण दोबारा नहीं मिले। इसलिए इसका सही जवाब होगा अपने जीवन की मीठी यादों को, और इसका सही ऑप्शन हमारा है ए। अगला सवाल हमारा है कि कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है। कि कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है। आखिर क्या कारण था कि वह अपनी बात दूसरों को नहीं लिखना चाहते। तो वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता था। आखिर क्यों नहीं बताना चाहते थे। तो इसलिए क्योंकि उनका जीवन तो खुद क्लेश और दुखों से भरा पड़ा था, तो वो अपनी दुखों को दूसरों को बताकर सामने वाले को दुखी नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमारा सही आंसर है वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहते थे, और हमारा सही ऑप्शन है बी। अगला सवाल हमारा है कि खिल खिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा है। खिल खिलाकर हंसते होने वाली बातें
किसे कही गई है? तो ऐसी कौन सी बात है जिसे इतनी खुशी, यहाँ खिलखिलाकर हंसना का मतलब ये एक मुहावरा है कि खिलखिलाकर हंसना, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। हम लोग जब बहुत खुश होते हैं तो ठहाका लगाकर खिलखिलाकर हंसते हैं। तो यहाँ पर बात है कि खिलखिलाकर हंसने वाले शब्द से, उस प्रसंग से यह तात्पर्य है कि बहुत खुश होना। तो कवि के जीवन में ऐसा कौन सा तथ्य था जिससे वो बहुत खुश होते थे? तो यहाँ हम ये जानें कि खुशियों से युक्त बात को खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातें कही गई हैं। तो खुशियों से युक्त बात उनके जीवन में कुछ थी, कुछ अल्प समय की, जिसे वो याद करते हैं, बताते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हमारा है खुशियों से युक्त बातों को, और सही ऑप्शन हमारा सी। अगला सवाल है कि कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? कवि कौन सा स्वप्न देखकर जाग गया? आखिर कौन सा ऐसा बात दिमाग में उसके आया जिससे वह व्याकुल होकर उसकी नींद खुल गई? तो जाहिर सी बात है कि जो उसके पास नहीं था उसे ही वह देखा, जिससे वह ढूंढ रहा था, और यथार्थ में नहीं बल्कि स्वप्न में उसे जब देखा तो वह उसके लिए ललायित होकर हकबका कर उठ बैठा। तो ये बात थी सुख की। यानी कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? तो कवि सुख का स्वप्न देखकर जागा। इसलिए सही जवाब होगा सुख का, और सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल हमारा है कि सीवन उधेड़ना का क्या अर्थ है? तो मैंने चर्चा की थी कि कवि के मित्रों द्वारा पूछे जाने पर कि आखिर क्या आपके जीवन का दर्द है, दुख है, हमें बताइए। और इस पर उन्होंने कहा था कि आखिर तुम क्यों उसे उखेड़ना चाहते हो? वो एक गुदड़ी में दबा हुआ है कहीं, उसे क्यों उधेड़ना चाहते हो? उसके सीने को, सिलाई को क्यों तोड़ना चाहते हो तुम? तो सीवन उधेड़ना का सही अर्थ है जीवन के रहस्य को जानना। जो जीवन का रहस्य उन्होंने छिपा के रखा था, उन रहस्यों को जानना। इसी बात को कवि ने सीवन उधेड़ना का संज्ञा दिया है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल हमारा है कि कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कथा का अर्थ कहानी होता है, और कहानी बीती बातें होती हैं। और बीती बातें क्या होती हैं? तो वो बातें होती हैं जिसे हम अपने मन में दबा के रखे होते हैं, जो हमारे मन में कहीं एक जगह बनाकर वो हमारे दिल में बसा होता है, उसे ही हम कहानी के तौर पर लोगों को सुनाते हैं। इसलिए यहाँ सही जवाब हमारा होगा अंतर्मन के लिए, और सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी। अगला सवाल हमारा है कि कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है? कवि जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं, उस आत्मकथा को, उस कहानी को कैसा कहानी बताया? तो इसका सही जवाब हमारा होगा भोली। यानी वो इस पूरी कहानी को एक सीधा साधा भोलापन रूप देते हैं। इसलिए हमारा सही जवाब है भोली, और सही ऑप्शन हमारा है सी। अगला सवाल है कवि किसे याद करके दुखी था? कवि जो हैं वो किस चीज़ को याद करते हैं और दुखी होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं अपने बचपन को, अपने वर्तमान को, अपने दुख भरे अतीत को, और पारिवारिक जीवन को। तो इसका जैसा कि कविता में चर्चा की गई है कि वो अपने जीवन को, जीवन की एकाग्रता को, अपने जीवन की कहानियों को याद करके और बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो सही उसके हिसाब से हमारे दोस्तों कविता के आधार पर हमारा सही ऑप्शन है, सही उत्तर है अपने दुख भरे अतीत को याद करता है और दुखी होता है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि कवि के मौन व्यथा किस स्थिति में थी? कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? मौन यानी वो व्यथा का अर्थ हुआ उसका दुख, और जिसे वह दुख जिसे वह गौन रख दिया था कहीं एकांत में, तो किस स्थिति में थी? तो इसका हमारा सही जवाब होगा सोई हुई थी। यानी उसे ऐसा रख दिया था उसने कहीं किनारे, वो उसे जगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दुख था। वो जागेगा तो फिर अपना रूप दिखाएगा, और रूप दिखाएगा कभी फिर दुखी होंगे। इसलिए उन्होंने अपने दुख को बिल्कुल किनारे कहीं एकांत में उसे ढक दिया था, ताकि वह दुख बिल्कुल सोया रहे, कभी उठे नहीं, जागे नहीं, क्योंकि दुख जागने के बाद उसे फिर से दुखी करने वाला था। इसलिए हमारा सही जवाब है सोई हुई। इसका ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है बी। तो इस तरह की आपको जो प्रैक्टिस बुक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ये
आपके परीक्षा फल को बेहतरीन बनाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए कुछ और भी अगले अध्याय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आने वाला हूँ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।